Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is trade union, and in this video we'll see the meaning of trade union, its objective, what are the functions of trade union, as well as how many types of trade union exist. So let's start with the meaning of trade union. According to Webs, when I'm saying Webs, it means Sydney and Beatrice Webb. According to Webs, a trade union is a continuous association. जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी जब डेफिनेशन आती है, किसी भी टर्म की डेफिनेशन होती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कीवर्ड देखना है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लंबी डेफिनेशंस होती हैं, इतना ज़्यादा हमको बाय हार्ट वर्ड टू वर्ड नहीं याद होता है, और अगर याद भी है तो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से वहाँ जाके कभी कभी स्लिप हो जाता है माइंड से. तो अगर हमको कीवर्ड्स पता होंगे तो उससे हमको आसानी होगी ये जानने में कि किस प्रोपाउंडर ने, किन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है. तो अगर हम वेब्स की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है, ट्रेड यूनियन क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ अ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ. तो इसका पर्पस क्या होगा, जो भी फॉर्म हुई है ट्रेड यूनियन, उसका पर्पस होता है फॉर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स. वेज अर्नर्स की वर्किंग लाइफ्स. कंटिन्यूअस एसोसिएशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कंटिन्यू रहती है. ऐसा नहीं है कि एक मैटर को डिस्कस करा उसके बाद फिर डिसॉल्व हो गया, दूसरे मैटर को डिस्कस करा उसके बाद फिर खत्म हो गया. नहीं, परमानेंट, ऑब्वियसली परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी भी होता है. बट टेम्परेरी किस सेंस में बोला गया है कि ट्रेड यूनियन अगर बनती है तो डिसॉल्व भी हो जाती है, तो उस सेंस में उसको टेम्परेरी बोला गया है. बट परमानेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो फॉर्म होती है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉर्म होने का, वो ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर मैटर को, एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करने के लिए फॉर्म हुआ और फिर ख़त्म हो गया. नहीं, वो जो जब इस्टेब्लिश होती है, जब कोई भी ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरीली किस लिए होती है, वो कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट की या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनको मेंटेन करना, उनको इम्प्रूव करना और उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तरफ अपने एंडेवर्स करना. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो वेब्स क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम ट्रेड यूनियन क्या है, इज अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग. मतलब जो अभी कंडीशंस हैं उसको मेंटेन तो करना ही है, बट उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये क्या करती है, अपने प्रयास करती रहती है. फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वर्किंग लाइव्स ऑफ वेज अर्नर्स, यानी कि वर्कर्स. तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, कंटिन्यूअस एसोसिएशन, वेज अर्नर्स, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, अब ट्रेड यूनियन एक्ट में भी एक ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी हुई है. वो क्या है, इट इज any combination whether temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relationship between workers and employers. workers और employers के बीच में जो relationship है उसको regulate करना, for imposing restrictive conditions, जो conditions हैं उनको regulate करना, as well as on any trade और बिजनेस एंड इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर यूनियन. तो केवल एक ही यूनियन को ट्रेड यूनियन नहीं बोला गया है. अगर छोटी छोटी 2-3 यूनियंस अगर कंबाइन होके एक फेडरेशन फॉर्म कर रही हैं तो वो भी ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे. एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट कुड बी अ टेम्परेरी कॉम्बिनेशन और अ परमानेंट कॉम्बिनेशन which is formed primarily for the purpose of regulating the relationship between the workers and employers, as well as जो business है, जो trade है, imposing on that business restrictive conditions, ताकि उसकी वजह से, जो भी trade है उसकी वजह से कोई worker का exploitation ना कर पाए. I hope आपको इतना समझ में आया होगा. वी गिरी says that trade union are voluntary association of workers formed together to promote and protect their interests by collective action. अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिवली, क्योंकि एक इंसान मिलके ट्रेड यूनियन नहीं बनाता है.
ट्रेड यूनियन नंबर ऑफ मेंबर्स मिलके बनाते हैं। तो कलेक्टिव एक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट करना अपने राइट्स को, ये मकसद होता है ट्रेड यूनियन का। वॉलंटरी एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि उन पे दबाव नहीं होता कि हाँ हमको ट्रेड यूनियन बनानी ही है, क्योंकि उन पे अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कलेक्टिवली वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जो ये सब चीज़ें, उनकी कंडीशंस, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है। और उसी ग्रुप को क्या बोला गया है? ट्रेड यूनियन बोला गया है। अब ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, किस लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू नेगोशिएट। वाई नेगोशिएट? अब नेगोशिएशन का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म पे एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और वो मैटर्स रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, आवर्स, जो भी सेफ्टी मेजर्स है, ये छोटे छोटे मेजर्स जो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि यही बाद में चल के अगर इसको सॉर्ट आउट ना किया गया तो डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं इनको डिस्कस करना ही नेगोशिएशन कहलाता है। तो ट्रेड यूनियन क्यों बनती है? ऑब्वियसली ये जो सारे मैटर्स है, मैटर्स रिलेटेड टू वेजेस, सैलरी, कॉम्पनसेशन और जो वर्किंग कंडीशंस है उससे रिलेटेड मैटर्स, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड मैटर्स, सेफ्टी या उनकी जो वेलफेयर एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करना नेगोशिएशन कहलाता है। और उसी लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है। टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स, अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसके राइट्स को, वो अपने राइट्स को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा, अपने राइट्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको अपने राइट्स को परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा है, तो उस वर्कर के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? यूनियन करती है। क्योंकि अगर एक सिंगल इंसान अपनी बात को रखेगा तो वो इतना प्रभाव नहीं डालेगी मैनेजमेंट पे, एम्प्लॉयर पे, लेकिन अगर वो सिंगल वर्कर एक यूनियन के थ्रू अपनी बात को रखेगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसीलिए यूनियन क्या करती है? जो प्रॉब्लम्स होती हैं वर्कर्स की उसको भी रिप्रेजेंट करती है। टू रेज द वॉइस अगेंस्ट डिसीजंस, कौन से डिसीजंस? जो वर्कर्स पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर रेस कर रहे हैं वॉइस तो जाहिर सी तौर पे जो डिसीजंस मैनेजमेंट लेती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसीलिए उन डिसीजंस के अगेंस्ट वॉइस रेस करने का सवाल पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक यूनियन उनके जो डिसीजंस हैं उसके अगेंस्ट बात करेगी तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, उस पर ज़्यादा मैनेजमेंट ध्यान दे पाएगी। मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है वो ऑब्वियसली इस इंटेंशन से लेती है कि वो अपने वर्कर्स के साथ सही कर रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डिसीजंस वर्कर्स के हित में ही हो, उनके लिए ही हो। कभी कभी कुछ डिसीजंस जो मैनेजमेंट को लगता है कि हम वर्कर्स के लिए ले रहे हैं, बट वर्कर्स को ये लगता है कि वो उनके अगेंस्ट है डिसीजन, वो जो भी पॉलिसीज बनी हैं, जो भी डिसीजंस हुए हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उन डिसीजंस के लिए उनको मॉडिफाई करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर वर्कर्स एक रैंडम ग्रुप बना के आवाज़ उठाएंगे उन डिसीजंस के अगेंस्ट तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अगर एक ट्रेड यूनियन जो प्रॉपरली फॉर्म हुई है विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती हैं उसके थ्रू फॉर्म हुई है, लॉ के थ्रू फॉर्म हुई है, तो अगर वो उन डिसीजंस के अगेंस्ट बात करेगी तो मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेड यूनियन इंपॉर्टेंट होती है और यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। अब सर्विस टू द मेंबर्स की अगर बात करें तो सर्विस किस फॉर्म में, और मेंबर्स का मतलब है जो उस यूनियन के मेंबर्स हैं। तो सर्विस की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, मेंबर्स को लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करना हो सकता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको, उनकी फैमिली को, उनको लीगल असिस्टेंस देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, फाइनेंशियली उनको हेल्प करना वर्कर्स को, एंड वेलफेयर बेनिफिट्स देना। तो ये सारे काम भी कहीं ना कहीं कौन कर रहा है?
ट्रेड यूनियन ही कर रही है। उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनको लीगल असिस्टेंस देना, अगर कोई केस चल रहा है तो लॉयर्स हायर करना या उनको लीगली जो भी असिस्टेंस देनी चाहिए वो देना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जो अगर है तो उनको वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वेलफेयर अच्छा है कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे उसको और अच्छा मेंटेन करना है वेलफेयर फैसिलिटीज़। तो ये सारे जो काम हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे एक ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। सो द फर्स्ट फंक्शन इज मिलिटेंट, प्रोटेक्टिव और इंट्राम्यूरल फंक्शन। अब ये फंक्शंस क्या होता है? ये फंक्शंस मतलब दीज आर द फंक्शंस विच एम एट प्रोवाइडिंग अ बेटर वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स। और बेटर वर्किंग कंडीशंस मतलब हाइक्स इन वेजेस होने चाहिए या और बेनिफिट मिलने चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग काम नहीं करती है देन स्ट्राइक्स एंड घेरोस एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो वर्किंग कंडीशंस है उस पे एम करते हैं मिलिटेंट या प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब प्रोटेक्टिव से तो पता ही चल रहा है नाम, प्रोटेक्ट करना, जो भी वर्कर्स के इंटरेस्ट हैं उनको डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना। वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वर्कर्स से रिलेटेड, जैसे कि वेजेस हो गए, वर्किंग आवर्स हो गए, या वहाँ की जो सिचुएशंस हैं लाइक सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर एक्टिविटीज़, इन सब पे एम करते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं जो ट्रेड यूनियन होती है। और वो भी किसके थ्रू? कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेकिन अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग काम नहीं कर रही है, एक प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू भी वो सारी चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, तो फिर वो स्ट्राइक्स एंड ऑल पे रिजॉर्ट करते हैं। फ्रेटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस। अब ये फंक्शंस कौन से हुए? दीज फंक्शंस इंक्लूड ensuring financial and non-financial assistance available to workers during the period of strikes। अभी जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने मिलिटेंट फंक्शंस जो भी वर्कर्स के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमको स्ट्राइक्स का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उन स्ट्राइक्स के दौरान वर्कर्स को फाइनेंशियली हेल्प करना, नॉन फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करना, लॉकआउट्स के दौरान जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प्स होती है वो देना, उनको अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई वीकनेस वगैरह हो रही है, स्ट्राइक्स के दौरान कोई कैजुअलिटी हो रही है तो उसको उस पर हेल्प करना वर्कर्स को, वर्कर्स की एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं उस पर ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें फ्रेटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस हैं। अभी देखो, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस की बात करें या एक्टिविटीज़ की बात करें, तो अभी मैं आपको एक सेपरेटली बताऊंगी कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन या इनमें से कौन सी एक्टिविटी इंट्राम्यूरल है या एक्स्ट्रा म्यूरल है। तो फोर्थ फंक्शन इज पॉलिटिकल फंक्शन। These functions include affiliating the union to a political party, assisting the political party in enrolling members। तो political function मतलब politics से related काम करना, जो यूनियन है उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट करना, एसोसिएट करना, ताकि उनको और पावर मिल सके, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन सके उस पर्टिकुलर यूनियन का भी। जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी जितने भी मैटर्स होते हैं, फैसिलिटी जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ध्यान में रखना। देन सोशल फंक्शंस की बात करें तो these functions include getting involved in the social service activities, discharging social responsibilities through various sections of society like educating the customers and all। तो social function मतलब सोशली ज़्यादा एक्टिव रहना, सोशली हेल्प करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम करना, ताकि उनकी यूनियन का नाम बने, यूनियन का जो भी एक इमेज है वो इम्प्रूव हो, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंट्राम्यूरल फैसिलिटीज़, वेलफेयर फैसिलिटीज़ एंड एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर फैसिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राम्यूरल वेलफेयर फैसिलिटीज आर दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। तो ये आती है विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। Within the presence and outside।
होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये क्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे कि वॉशिंग फैसिलिटीज, देन ड्रिंकिंग, then creches, then recreational, then arrangements related to fatigue, then canteen, देन एम्बुलेंस। तो इस टाइप की जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो विद इन दी प्रेसेंस का मतलब होता है, जैसे कि सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, और अब उसके आसपास कुछ लैंड भी है, इसके बाद ये गेट है आपका मेन गेट, तो ये सारा जो एरिया है ये प्रेसेंस कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा विद इन ही कहलाएगा। तो इंक्लूडिंग प्रेसेंस जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उसको बोला जाता है इंट्राम्यूरल। तो प्रेसेंस का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि गार्डन है तो गार्डन में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल में आ जाएगी, और फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ है तो वो इंट्रा में आ जाएगी। नहीं, फैक्ट्री के अंदर का मतलब होता है इंक्लूडिंग प्रेसेंस, द एरिया दैट कम्स अंडर द प्रेसेंस। तो ये पूरा आप मतलब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फैक्ट्री एक्ट वगैरह में प्रेसेंस जो टर्म है वो बहुत यूज होता है। नाउ आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो वी हैव हाउसिंग फैसिलिटी, देन ट्रांसपोर्टेशन, then maternity benefit, then educational, कोई अगर एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग, तो ये सारी आ जाएंगी, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये सारी आ जाएंगी एक्स्ट्रा म्यूरल में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेटर्निटी, ट्रेनिंग एंड ऑल, ये सब आउटसाइड एक्स्ट्रा म्यूरल। देन वॉशिंग हो गया, यूरिनल्स हो गया, ड्रिंकिंग, क्रैशेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, देन अरेंजमेंट रिलेटेड टू हैंडल फटीक, अगर इंसान थक रहा है काम करते करते तो उस फटीक को दूर करने के लिए कोई अगर अरेंजमेंट है तो वो इंट्राम्यूरल में आएगा। एम्बुलेंस, फर्स्ट एड, कैंटीन, ये सब हमारी किस में आएंगी, ये सब आएंगी इंट्राम्यूरल में। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इनमें से जैसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी इंट्राम्यूरल है, या ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इंट्राम्यूरल नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी और पर्पस। रिफॉर्मिस्ट यूनियन। अब रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होती है? These are those union which aim at preserving the capitalist society and maintenance of usual employer-employee relation. जो usual employer-employee relation है उसको maintain करना, उस पर ज़्यादा changes नहीं करना। मतलब जो present structure है उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर, एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए बगैर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करना अगर करती है कोई यूनियन तो वो रिफॉर्मिस्ट यूनियन कहलाएगी। जो भी करंट सिनेरियो है, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ऐसी यूनियन क्या करती है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है, जो भी करंट ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करती है। जैसे वर्किंग कंडीशंस, अब जाहिर सी तौर पे टाइम टू टाइम वर्किंग कंडीशन चेंज होती हैं। पहले जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें बहुत पुराने टाइम पे, तो तब जो फैक्ट्रीज की वर्किंग कंडीशंस होती थी वो डिफरेंट होती थी एज कंपेयर टू प्रेजेंट डेज।
आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो नए नए मशीनरीज इन्वॉल्व हो गई हैं, अब ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स और अच्छी तरीके से बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वो इम्प्रूवमेंट उसको करना, जो भी टाइम चल रहा है, करंट सिनेरियो जो है, करंट नीड जो है, उसको ध्यान में रख के अगर वर्किंग कंडीशंस को कोई यूनियन मॉडिफाई कर रही है, रादर देन एंटायरली डिस्ट्रॉइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रेडिकली, और उसको डिस्ट्रॉय करके कोई न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बजाय उसी स्ट्रक्चर में धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस ला रही है, तो वो यूनियन रिफॉर्मिस्ट यूनियन कहलाएगी। और रॉबर्ट हॉक्सी ने रिफॉर्मिस्ट यूनियन को सब डिवाइड करा है। तो सब डिवीजन में पहली यूनियन है बिजनेस यूनियन, जिसको ब्रेड एंड बटर यूनियन भी बोला जाता है। तो दिस यूनियन इज ट्रेड कॉन्शियस रादर देन क्लास कॉन्शियस। तो मतलब ट्रेड पे, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देती है, इमीडिएट गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा ध्यान रखती है, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस हो गई, वेजेस हो गए, जो भी बिल्कुल इमीडिएट कंडीशंस जो होती हैं, जो शॉर्ट टर्म कंडीशंस आप बोल सकते हो, जिसको तुरंत जो अफेक्ट करेंगी वर्कर्स को, उसको उसमें अगर चेंजेस लाने हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एम करती है, ऐसी यूनियन बिजनेस यूनियन कहलाती है, जिसको हम ब्रेड एंड बटर यूनियन भी बोल सकते हैं। जैसे कि सैलरी में मॉडिफिकेशंस करना, सैलरी को और अच्छा और जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाना, उसमें वेजेस कॉम्पनसेशन जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंजेस लाना, वर्किंग कंडीशंस को चेंज करना, सेफ्टी मेजर्स को चेंज करना, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसको मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा है, मतलब पॉलिटिकल और सोशल एक्शंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो इमीडिएट गोल्स हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस हो गई, वेजेस हो गए, वर्किंग आवर्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखती है जो यूनियन, और फिर काम करती है अपना एक्सक्यूज मी। तो उस यूनियन को बिजनेस यूनियन या ब्रेड एंड बटर यूनियन बोला जाता है। और ये आता है क्वेश्चन कि बिजनेस यूनियन का दूसरा नाम क्या है, या ब्रेड एंड बटर यूनियन को और हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर वुड बी बिजनेस यूनियन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन रिफॉर्मिस्ट यूनियन में ही दूसरा सब डिवीजन क्या है, फ्रेंडली एंड अपलिफ्ट यूनियन। This union is idealistic in nature and aspires to elevate the intellectual and social life of workers. तो केवल शॉर्ट टर्म जो प्रायोरिटीज होती, इमीडिएट गोल्स जो होते हैं, जैसे कि वेजेस पे काम करना, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर देना, ना केवल उस पे काम करना, बट जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वर्कर्स का, उसको भी ध्यान में रखना। तो ऐसी यूनियन को क्या बोला जाता है, अपलिफ्ट या फ्रेंडली यूनियन, जो वर्कर्स के करंट सिचुएशन, सोशल लाइफ, इंटेलेक्चुअल जो उनका पर्सनालिटी होती है, उनकी सोशल लाइफ जो होती है, उसको एलिवेट करना, उसको इम्प्रूव करना। तो ऐसा अगर किसी का एम है तो उस यूनियन को हम फ्रेंडली या अपलिफ्ट यूनियन बोला जाता है। जैसे कि उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स करना, एक्शंस लेना, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ या अदर बेनिफिट्स के लिए काम करना। तो ऐसी यूनियन फ्रेंडली या अपलिफ्ट यूनियन बोली जाती है। ये ट्रेड कॉन्शियस नहीं, इंटरेस्ट कॉन्शियस होती हैं, मतलब वर्कर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा काम करती है रादर देन बिजनेस या ट्रेड से रिलेटेड। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर एजुकेशन, मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वर्कर्स का, उस पर ज़्यादा एम करती है रादर देन केवल इमीडिएट डेवलपमेंट, जैसे कि वेजेस को ठीक कर देना, वेजेस में इम्प्रूवमेंट करना या वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूव करना। ये तो चलो होता ही है, लेकिन वर्कर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे कि उनकी एजुकेशन पे काम करना, उनको कितना एजुकेट करना है, और उनकी हेल्थ पे काम करना, उनको और अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ऐसी चीज़ें करना। तो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर कोई यूनियन ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही है वर्कर्स के, तो वो अपलिफ्ट कर रही है। देखो अपलिफ्ट करना मतलब क्या हो गया, उनके स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना ना। तो स्टैंडर्ड्स तभी अपलिफ्ट होंगे जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा किसी भी वर्कर का। तो ऐसी यूनियन को फ्रेंडली यूनियन बोला जाता है। देन द सेकेंड फॉर्म इज, पहला हमने पढ़ा रिफॉर्मिस्ट, अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट में रॉबर्ट हॉक्सी ने दो सब डिवीजन दिए थे, बिजनेस यूनियन एंड
a friendly union. Then revolutionary union. These unions aimed at destroying the present structure completely and replacing it with new and different institution. Reformist का ही उल्टा समझ लो. आप अगर चेंज लाना है तो तुरंत चेंज लाना है. पहले जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको एंटायरली डिस्ट्रॉय करके नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, रादर देन धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस करने की बजाय रेडिकली काम करते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके न्यू स्ट्रक्चर को लाने की कोशिश करते हैं. तो ज्यादातर ये क्लास कॉन्शियस होते हैं, ना कि ट्रेड कॉन्शियस. दिस यूनियन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एनार्किस्ट यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन. एनार्किस्ट का मतलब डिस्ट्रॉय करना एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को रिवॉल्यूशनरी मेजर्स के थ्रू. रिवॉल्यूशनरी, देखो नाम ही बता रहा है रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाना और प्रेजेंट स्ट्रक्चर पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देना. देन पॉलिटिकल यूनियन का मतलब है पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को एसोसिएट करके पावर लेना, और पॉलिटिकली कोई भी अगर चेंजेस लाने हैं तो पॉलिटिकल पावर के थ्रू चेंजेस लाना. तो ऐसे यूनियन को पॉलिटिकल बोला जाता है, पॉलिटिकल यूनियन. देन अनार्किस्ट, ये किसके फॉर्म है? रिवॉल्यूशनरी यूनियन के सब डिविजन्स हैं. देन रॉबर्ट हॉक्सी ने यूनियंस को और भी दो फॉर्म्स में डिवाइड करा है. द फर्स्ट वन इज प्रीडेटरी यूनियन एंड द गुरिल्ला यूनियन. प्रीडेटरी यूनियन क्या हुई? इट डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी आइडियोलॉजी. मतलब उनको उस समय जो भी ठीक लगता है वो करते हैं. उनके कोई सेट आइडियोलॉजीज प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं. उनको जो लगता है, उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको जो भी मेजर्स, जो भी मेथड ठीक लगता है वो उस मेथड को अडॉप्ट करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं, रादर देन स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर प्रिंसिपल. एंड देन गुरिल्ला यूनियन क्या हुई? इट डज नॉट बिलीव इन कोऑपरेशन विद एम्प्लॉयर्स. तो एम्प्लॉयर्स के साथ कोऑपरेट करने में बिलीव नहीं करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. जो भी जहां भी उनको जैसे भी चीजें मिलती हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. दिस टाइप ऑफ यूनियन यूजुअली रिजॉर्ट टू टेररिज्म एफर्ट्स टू एनफोर्स इट्स डिमांड. तो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक थोड़ा सा डैमेज, डिस्ट्रॉइंग इन अ मोर सिवियर सेंस, वो टैक्टिक्स यूज करते हैं. टेररिज्म के थ्रू अपनी बातों को बनवाने की टैक्टिक्स यूज करते हैं, रादर देन एक शांति कोर्डियल वे में अगर कोई चीज करनी हो तो नहीं. गोरिल्ला देखो नाम से बता रहा है कि हर चीज तोड़ फोड़ में बिलीव करते हैं ना. एम्प्लॉयर्स के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, उनकी बात सुनने का उनको नहीं होता. उनको होता है कि हमारा बस काम होना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक. तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. और हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज एंड पर्पस पढ़ रहे थे. अभी हम क्लासिफिकेशंस क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड यूनियन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स: क्राफ्ट यूनियन, जर्नल यूनियन एंड इंडस्ट्री यूनियन. क्राफ्ट यूनियन. अब क्राफ्ट यूनियन मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, क्राफ्ट मतलब कोई स्किल से रिलेटेड. जैसे कि कारपेंटर्स सब मिलके एक साथ कोई यूनियन बना रहे हैं तो वो क्राफ्ट यूनियन होगी. वीवर्स सब मिलके एक साथ यूनियन बना रहे हैं तो वो क्राफ्ट यूनियन होगी. एक पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड अगर कोई यूनियन बन रही है, एक ही जैसे काम करने वाले लोग अगर यूनियन बना रहे हैं तो वो क्राफ्ट यूनियन होगी. देन जर्नल यूनियन. At the other extreme, in terms of range of worker represented in journal, which has a member drawn on all the trades. सारी इंडस्ट्री, ट्रेड, सब ट्रेड से रिलेटेड, सारे के सारे ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई यूनियन बन रही है, इसमें क्या आ जाएगा बेसिकली? देखो वीवर्स की अलग यूनियन हो गई, कारपेंटर्स की अलग यूनियन हो गई. लेकिन अगर ये सारे मिलके एक यूनियन बना रहे हैं तो जर्नल यूनियन हुई. इसमें इंडस्ट्री, अब देखो इंडस्ट्रियल यूनियन क्या हुई? एक इंडस्ट्री की यूनियन. जो वर्कर्स उसमें हैं, जो भी वर्कर्स उसमें हैं, भले ही वो अलग अलग ट्रेड से हों लेकिन एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे मेंबर्स अगर यूनियन बनाएंगे तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन कहलाएगी. जर्नल यूनियन का मतलब है डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, उसमें काम करने वाले लोग डिफरेंट ट्रेड से भी हो सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्राफ्ट यूनियन होती है, फिर इंडस्ट्री यूनियन एंड देन जर्नल यूनियन. क्राफ्ट यूनियन में जो मेंबर्स हैं वो एक क्राफ्ट को बिलोंग करते हैं,
इंडस्ट्रियल यूनियन में जो मेंबर्स हैं वो एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। एंड जर्नल यूनियन क्या हुई, जो जर्नल होती है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें आ सकती हैं, सारे मेंबर्स जो होंगे उसमें वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बिलोंग कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स एक इंडस्ट्री से हैं, कुछ मेंबर्स एक इंडस्ट्री से हैं, और ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री डिफरेंट है तो स्किल्स भी अलग हो सकती हैं। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। पहला था क्राफ्ट यूनियन, देन जर्नल यूनियन एंड देन इंडस्ट्रियल यूनियन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन यूनियन सिक्योरिटी। अब इससे रिलेटेड ना एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं बहुत, तो इसलिए मैंने इस चीज को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब क्लोज शॉप, अब यूनियन सिक्योरिटी क्या हुई कि जो यूनियन फॉर्म हुआ है, जो यूनियन बना है, उसमें मेंबर्स को एंट्री किस फॉर्म में मिलनी चाहिए, अगर मेंबर्स आ रहे हैं तो उसका क्या ड्यूटीज एंड ऑल होंगी, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली है क्लोज्ड शॉप, where management and union agree that the union would have solitary responsibility and authority for the recruitment of workers. It is called a closed shop agreement. मतलब क्या हुआ इसमें, जहां पर मैनेजमेंट और यूनियन ये अग्रीमेंट करते हैं कि जो यूनियन फॉर्म हुई है उस वही देखेगी कि कौन कौन रिक्रूट हो रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट में कोई ध्यान नहीं होगा, तो रिक्रूटमेंट कौन कर रही है, वर्कर्स का रिक्रूटमेंट वो पर्टिकुलर यूनियन कर रही है। तो वहां पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर वर्कर को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसको उस यूनियन का पार्ट बनना पड़ेगा, उसको उस यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो रिक्रूट कर रही है। तो क्लोज्ड शॉप का मतलब है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में ये अग्रीमेंट हो जाता है और यूनियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप रिक्रूटमेंट करो। तो अगर वर्कर को रिक्रूटमेंट चाहिए, अगर वर्कर को जॉब चाहिए, तो जॉब पाने के लिए उसको उस पर्टिकुलर यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी इसको बोला गया है क्लोज्ड शॉप। देन कम्स यूनियन शॉप। अंडर दिस ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी और बिकम मेंबर्स ऑफ अ यूनियन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। तो अब यूनियन शॉप में क्या है, यूनियन शॉप में ऐसा कुछ नहीं है कि इन यूनियंस को रिक्रूटमेंट करना है कि नहीं, रिक्रूटमेंट तो मैनेजमेंट करेगी, लेकिन जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक जब वो रिक्रूट हो गए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको उस पर्टिकुलर यूनियन का हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर उसको वहां पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप एम्प्लॉय तो कर लोगे, एम्प्लॉय तो मैनेजमेंट ही करेगा, और एम्प्लॉयमेंट के समय आपको जरूरी नहीं है कि आप उस यूनियन का हिस्सा बनो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो टाइम पीरियड में आपको यूनियन का हिस्सा बनना जरूरी होगा। मतलब एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको कोई ये नहीं बोला जाएगा कि आपको जब तक आप यूनियन का मेंबर नहीं बनोगे तब तक आपको हम जॉब नहीं देंगे। आपको हम जॉब दे देंगे, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें आपको यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा, और ये होगी हमारे यूनियन शॉप। देन प्रेफरेंशियल यूनियन शॉप। When a union member is preferred in filling a vacancy against agreement is called preferential shop. अब preferential shop में क्या होता है, अगर कोई वैकेंसी है तो मैनेजमेंट क्या देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा कि यूनियन का जो मेंबर है उसको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द अदर मेंबर। कोई अगर नॉन मेंबर है तो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, यूनियन मेंबर को प्रेफरेंस मिलेगी वो पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप यूनियन के मेंबर्स मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लोज शॉप से रिलेटेड थोड़ा सा मिलता जुलता तो है, लेकिन क्लोज शॉप में तो ये है कि आपको एक बिल्कुल रिक्रूटमेंट जब आपको मिलेगा तब आपको रिक्रूटमेंट के समय ही आपको यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल यूनियन शॉप में क्या है, प्रेफरेंशियल यूनियन शॉप में आपको दो मेंबर्स हैं, एक नॉन मेंबर है, एक मेंबर है यूनियन का, तो यूनियन के मेंबर को कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है क्लोज शॉप और प्रेफरेंशियल शॉप में। नाउ मेंटेनेंस शॉप। In this type, there is no compulsory membership in the union before or after recruitment. तो इसमें क्या होता है, मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको यूनियन का मेंबर बनना है कि नहीं बनना है। आपका रिक्रूटमेंट एनीवेज होगा विदाउट एनी पार्शियलिटी,
लेकिन अगर आपने बाद में आफ्टर रिक्रूटमेंट आपने उस यूनियन का पर्टिकुलर यूनियन का मेंबर बनने को चूज कर लिया है, तो फिर आपको अपनी पूरे टेन्योर के दौरान उस यूनियन का मेंबर बने रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट। जब स्टार्ट हो रहा है, जब आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, उस समय किसी भी वर्कर को कोई भी कंपलसरी नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं करेगा, कोई कंपेल नहीं करेगा कि यू हैव टू बिकम मेंबर और यू अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिक्रूटमेंट अगर कोई पर्टिकुलर वर्कर एक पर्टिकुलर यूनियन का मेंबर बन जाता है, तो फिर उसको उस पर्टिकुलर यूनियन के मेंबर को बने रहना पड़ेगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में रहना है, तो अपनी थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आपने अगर चूज कर लिया एक बार कि आपको मेंबर बनना है यूनियन का, तो फिर आप वापस से नॉन मेंबर नहीं बन सकते। इसमें ये फ्री नहीं है, इसमें ये फ्री है कि आप रिक्रूटमेंट आपका होगा और आपको मेंबर बनना या ना बनना फ्री है। लेकिन फ्री क्या नहीं है, अगर आपने चूज कर लिया कि हाँ मुझे मेंबर बनना है, तो फिर आप वापस से बाहर नहीं आ सकते। फिर आपको अपनी पूरी टेन्योर जितना भी आपकी जॉब है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, आपको फिर थ्रू आउट द टेन्योर आपको मेंबर बने रहना पड़ेगा। ये होता है मेंटेनेंस और मेंबरशिप शॉप। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन एजेंसी शॉप, it is a form of union security agreement where employer may hire union or non-union worker and employee need not to join the union in order to remain employed. However, a non-union worker must pay fee to cover collective bargaining cost. अब एजेंसी शॉप में क्या है, एजेंसी शॉप में जो वर्कर है वो यूनियन का मेंबर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। मतलब और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर वो बन गया तो उसको बने रहना पड़ेगा या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी नॉन मेंबर्स होते हैं, नॉन मेंबर्स को फिर एक फी देनी पड़ेगी। जो भी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसका अगर उनको फायदा उठाना है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, तो जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड, जो भी नेगोशिएशन से रिलेटेड कॉस्ट होती है, वो नॉन मेंबर्स को वो कॉस्ट के लिए फी देनी पड़ेगी। इसको बोला गया है एजेंसी फी। तो एजेंसी शॉप का मतलब होता है कि आपको मेंबर बनना है या नहीं बनना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो नॉन मेंबर्स होंगे, अगर वो चूज करते हैं कि हमको नहीं बनना है यूनियन का मेंबर, तो आप नॉन मेंबर हो तो लेकिन आपको फिर फी देनी पड़ेगी। फी मेंबर्स को नहीं देनी पड़ेगी, नॉन मेंबर्स जो होंगे उनको एजेंसी फी देनी पड़ेगी, ताकि वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है उसकी कॉस्ट कवर हो सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड देन वी हैव ओपन शॉप। अंडर दिस यूनियन मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट, इम्प्लाइज राइट टू वर्क द यूनियन मेंबरशिप हैविंग नथिंग टू डू विद एम्प्लॉयमेंट। तो ओपन शॉप का मतलब है आपको मेंबरशिप मिलनी है नहीं मिलनी, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट करना, आपको काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद यूनियन मेंबर बनना पड़ेगा या आपको एजेंसी की फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओपन शॉप है, इसमें फ्रीली क्या हो सकता है, फ्रीली आप वर्कर, आप चाहते हो बनो, आप नहीं चाहते हो ना बनो। अगर आप नहीं बनोगे तो जरूरी नहीं आपको कोई फी पे करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओपन शॉप नाम ही बता रहा है, ओपन है। It implies right to work with union membership having nothing to do with employment. तो यूनियन मेंबरशिप का एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये जो पूरा पोर्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन द थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन एंड वो मैं जल्दी लेके आऊंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बाय बाय।